हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो शुरू करते हैं 3 फरवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमने अपना जो स्टैटिक पोर्शन है यूपीएससी का उसके लिए नया चैनल बनाया है, टेम साइज स्टैटिक। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में उसकी लिंक है, आप वहां जाकर के जो स्टैटिक के वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। साथ ही जिनको भी लगता है कि उनका करंट अफेयर्स वीक है वो हमारा यूपीएससी का करंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन हो रहे हैं फॉर द रिवीजन थिंग, एंड उसमें ऐसे राइटिंग की क्लासेस भी रहेंगी, 5 अभी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट पेपर्स भी रहेंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में पूरी लिंक है और प्लीज डू लाइक द वीडियो। चलो आप अपन आज टारगेट देते हैं कि 500 से 600 लाइक, बस ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ। अगर 4000 से 5000 लोग वीडियो देख रहे हैं तो 600 से 700 लाइक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आई होप कि आप लोग लाइक करने में मदद करेंगे एंड जो टारगेट है उसको अचीव करवाएंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। दीज आर द क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। देखो पहला जो सवाल है वो है कि इनमें से एक गवर्नर जनरल लिखा हुआ है, उसकी पॉलिसी लिखी हुई है, तो आपको बताना है कि करेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं। पहला लिखा है लॉर्ड हेस्टिंग्स पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। दूसरा है लॉर्ड वेलेस्ली पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, एंड तीसरा है लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो आपको बताना है कि करेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं। 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 इज अब ये कुछ ट्रीटीज यहाँ पे लिखी हुई हैं एंड इन ट्रीटीज को आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यू हैव टू अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे लिखा है पहली ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल है, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल, फिर लिखिए ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस, देन तीसरी लिखिए ट्रीटी ऑफ राइसविक, ठीक है ना। तो ट्रीटी ऑफ राइसविक तीसरी है। तो आपको बताना है कि इनमें से पहला क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विद रेफरेंस टू यूरोपियन पावर्स आपको बताना है कि ब्लू वाटर ट्रीटी किसने इंट्रोड्यूस की थी। तो ब्लू वाटर ट्रीटी किसने इंट्रोड्यूस की थी ये आपको बताना है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब अपन मूव करते हैं इधर। आंसर्स मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करिएगा, ठीक है ना। आपको अटेम्प्ट जरूर करना है। लास्ट में आप मुझे बताइएगा कि कितने आपको सही हुए, कितने आपने गलत किए, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था वो मैंने पूछा था कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो वो पहला गलत है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि 2 हेस्टिंग्स थे, एक लॉर्ड हेस्टिंग्स था, एक वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो एक्चुअली जो आपका रिंग फेंस पॉलिसी है जिसमें कि कुछ बफर स्टेट्स बनाने की बात ब्रिटिशर्स ने की थी कि कुछ बफर स्टेट्स बनाएंगे, तो उसमें बेसिकली ट्रीटी ऑफ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस जो था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इंट्रोड्यूस कराई थी, ठीक है ना। तो दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरा जो इसमें लॉर्ड वेलेस्ली है वो बिल्कुल सही है। सब्सिडियरी अलायंस की ट्रीटी जो थी वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही थी, तो दैट इज द थिंग विच इज वेरी करेक्ट। एंड तीसरा लॉर्ड डलहौजी यानी कि जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिया था, तो ये भी करेक्ट है। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये दोनों आप याद रखिएगा। दूसरा सवाल है, इसमें आपको बताना था कि कौन सा ऑर्डर है, बेसिकली किस ऑर्डर में ये हुआ है। तो देखो सबसे पहले जो ट्रीटी हुई ना, ट्रीटी ऑफ राइसविक हुई है। ट्रीटी ऑफ राइसविक अगर देखें तो वो सबसे पहले हुई है और वो 1697 के आसपास मेरे हिसाब से हुई। ट्रीटी ऑफ राइसविक जो है वो 1697 के आसपास हुई है, ठीक है ना। फिर जैसे दूसरे नंबर पर जो ट्रीटी है वो है ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल। ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल आपको पता है एंग्लो फ्रेंच जो वॉर हो रहे थे इंडिया में, हो रहे थे एंग्लो फ्रेंच वॉर, उनको शांत करने के लिए हुआ था। तो ये आपका 1748 के पास टाइम के आसपास हुआ था, ठीक है ना। तो ट्रीटी ऑफ राइसविक का एक याद रखिएगा, ये डच सिटी है राइसविक नाम की, जहाँ पे ये ट्रीटी साइन हुई थी। एंड एक 9 ईयर्स वॉर चल रहा था फ्रांस और ग्रैंड अलायंस के बीच में, जिसमें इंग्लैंड स्पेन शामिल था। याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दे देता हूं, आप लोग याद रखिएगा। जो राइसविक की ट्रीटी है वो एक्चुअली में वॉर चल रहा था फ्रांस वर्सेस द ग्रैंड अलायंस। तो ग्रैंड अलायंस में था, उसमें स्पेन था, इंग्लैंड था, ये कंट्रीज थी। तो ट्रीटी ऑफ राइसविक ने 9 ईयर्स वॉर को एंड किया था, 9 ईयर्स वॉर को एंड किया था, जो कि 1697 में साइन की गई थी, ठीक है ना। याद रखिएगा। देन मैंने आपको एक्स ला चैपल बता दिया 1748, और यहाँ पे एक उसमें लास्ट में एक ट्रीटी दी हुई है, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस, वो 1763 में हुई थी। दैट वाज इन 1763। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3, 1 and 2, 3, 1, 2 हो जाएगा, यानी सी विल बी द आंसर।
ब्लू वाटर पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो ये पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस की थी। इजी क्वेश्चन है, आंसर विल बी बी। अब आप मुझे बताइए कितने आपसे सही रहे। आज का मेंस क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में, मुझे आप जरूर इसका आंसर लिख करके बताइएगा, या जो भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी 4-5 की पॉइंटर्स आप लिख करके बताइएगा। पहला आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, ह्यूमन रिसोर्स and its development is much more important than just investment on the infrastructure। ये बजट लिखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन इन्वेस्टिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको बताना है कमेंट इन द लाइट ऑफ द बजट अनाउंसमेंट फॉर 2022-23। तो 2022-23 का जो बजट आया है उसको देखते हुए आपको क्यों ऐसा लगता है कि ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर है रादर देन इन्वेस्टमेंट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर? तो थोड़ा कंपेयर करके आपको लिखना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना किया, ह्यूमन रिसोर्स में कितना किया, फिर उसको थोड़ा कंपेयर करना था, फिर ह्यूमन रिसोर्स का इंपॉर्टेंस बताना है, ठीक है ना। ओवरऑल इस तरीके से आंसर लिखा जाएगा। मूव करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में। पहली जो न्यूज़ है वो है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया एक नई स्कीम जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, इसका स्कीम का नाम हो जाएगा पीएम डिवाइन। याद रखिएगा, पीएम डिवाइन नाम से ये स्कीम है और ये अभी बजट के टाइम पे ही अनाउंस हुई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। याद रखिएगा, पीएम डिवाइन स्कीम, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। पीएम डिवाइन में क्या होगा? पीएम डिवाइन scheme will fund infrastructure and social development projects which will be based on the needs felt for the northeast। तो PM Divine जो स्कीम है, it will fund the infrastructure and it will fund the social development projects which are based in the northeast region। तो northeast region के लिए PM Divine स्कीम, इसको लिख लो अपने नोट्स में, ऐड कर लो, PM Divine, प्लीज नोट डाउन, PM Divine स्कीम फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट इन द नॉर्थ-ईस्ट रीजन, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली टू इनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटीज, यूथ को नौकरी देना, लाइवलीहुड के वेंचर्स प्रदान करना, विमेन को नौकरी देना, विमेन को वेंचर्स प्रदान करना, एंड टू फिल गैप इन वेरियस सेक्टर्स, जो अलग अलग सेक्टर्स उनमें जो गैप है उनको कम से कम करना। एंड दिस विल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। याद रखिएगा, जो इंप्लीमेंटेशन बॉडी है यहाँ की इसकी, वो रहेगी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। सो दैट इज द थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। नाउ दिस स्कीम विल नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर एग्जिस्टिंग सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स। ये भी कहा गया है कि ये स्कीम जो रहेगी ये सब्स्टिट्यूट नहीं रहेगी, इट विल नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर एग्जिस्टिंग सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स। और पीएम डिवाइन जो है वो दैट विल बी वर्किंग एज अ सेपरेट स्कीम। दैट इज द थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। एक नया पोर्टल बनाया जा रहा है, अ न्यू पोर्टल, देश स्टैक ई पोर्टल। देश स्टैक ई पोर्टल विल बी फॉर्म्ड। याद रखिएगा, इसका नाम लिख लीजिए, देश स्टैक ई पोर्टल विल बी फॉर्म्ड। और ये जो देश स्टैक ई पोर्टल है, दिस इज ऑनलाइन स्किलिंग प्लेटफॉर्म एंड ओवरऑल फोकस ऑफ बजट ऑन स्किलिंग, है ना। याद रखिएगा, ये ऑनलाइन स्किलिंग प्रोग्राम है एंड जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, दे कैन गेट स्किल्स फ्रॉम दिस पोर्टल, ताकि जो स्किल गैप मार्केट में है, जो जॉब मार्केट और स्किल में जो गैप है वो कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जाएगी। देश स्टैक ऑनलाइन पोर्टल, याद रखिएगा, देश स्टैंड्स फॉर डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। ये जो फुल फॉर्म है इसका देश का, वो है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ देश एंड दिस पोर्टल विल बी लॉन्च फॉर एम्पावरिंग सिटीजन्स टू स्किल अप स्किल एंड री स्किल थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो इसका एम क्या है? इट विल बी एम्ड एट स्किलिंग, अप स्किलिंग एंड री स्किलिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। तो लोगों को स्किल देना, जिसने अपनी स्किल भूल गई है उसको दोबारा से री स्किल देना, है ना, और अप स्किल मतलब स्किल्स को अपग्रेड करना। तो ये सारे इसका एम रहेगा देश स्टैक ई पोर्टल का, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक सर्वे ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप अ नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया एक नया नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। अब ये क्यों लॉन्च किया गया है? दिस हैज बीन लॉन्च टू फास्ट ट्रैक द मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड एंड नॉन कोर एसेट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। तो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के जो नॉन
नॉन कोर एसेट्स हैं और जो आपका लैंड है उसके मोनेटाइजेशन के लिए बेसिकली ये नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन बनाया गया है। और ये नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन क्या करेगा, ये फास्ट ट्रैक करेगा मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड एंड नॉन कोर एसेट्स, ठीक है ना, मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड एंड नॉन कोर एसेट्स को मोनेटाइज करने का काम करेगा, ठीक है ना। Now this National Land Monetization Corporation is being set up in accordance with the budget announcement. इसको बनाया जा रहा है with the budget announcement and it is being set up as a 100% government of India owned entity. तो ये बनाया जाएगा 100% government of India owned entity के रूप में. This will be 100% government of India owned और याद रखिएगा इनिशियल कैपिटल से 5,000 करोड़ की 5,000 करोड़ इनिशियल कैपिटल दी जा रही है एंड बेसिकली इट विल बी एक्टिंग एज अ लैंड ओन्ड मैनेजर, एक एसेट मैनेजर की तरह काम करेगी ये बॉडी। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन जो रहेगी एक लैंड ओनर मैनेजर की तरह काम करेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयूज जो है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है, उनके लैंड को मोनेटाइज करवाने में, इन्वेस्टमेंट करवाने में, सब चीज़ों में ये पूरा उसके मॉनिटरिंग करेगा, पूरा वो करेगा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आगे मूव करते हैं। प्रोसेस ऑन टू अमेंड द क्रिमिनल लॉज, गवर्नमेंट ने कहा है कि प्रोसेस चालू है क्रिमिनल लॉज को अमेंड करने के लिए। अब एक्चुअली ये बात चल रही है रिगार्डिंग द न्यू डिबेट ऑफ मैरिटल रेप। जो पूरा डिबेट है वो पूरा किसके ऊपर चल रहा है, मैरिटल रेप के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। तो कई लोगों ने, देखो क्या है, एक सेक्शन है सेक्शन 375 आईपीसी का सेक्शन है, सेक्शन 375 जो विमेन की मॉडेस्टी, विमेन की उससे रिलेटेड है एंड इसमें एक एक्सेप्शन है, देयर इज एक्सेप्शन इन द सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी जिसमें मैरिटल रेप, ये मैरिज एज एन एक्सेप्शन है, देयर इज अ मैरिज एज एन एक्सेप्शन। तो लेट मी टेल यू अबाउट दैट एज वेल, इसको लिख लीजिए आप लोग। तो मैरिटल रेप एक्सेप्शन दिया है सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी में, सेक्शन 375 आईपीसी में यहाँ पे एक्सेप्शन 2, देयर इज अ एक्सेप्शन 2 to section 375 IPC which says that any sexual act performed by a man on his own wife is not rape as long as the wife is not a minor। जब तक कि वाइफ माइनर ना हो तब तक any acts performed by a man on his own wife is not rape। so that is the thing which is the exception। और अब लोग क्या करें, इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि भैया there should be a freedom for women to say no, there should be a freedom to withhold the consent in case of sexual act even after marriage also। तो ये काफी डिबेटेबल है। नाउ दिस इज वेरी डिबेटेबल क्योंकि अब इसमें देखो इश्यूज क्या क्या है, लेट मी टेल यू द इश्यूज आल्सो वन बाय वन। तो सबसे बड़ा जो इशू है इसमें ये कि हाउ विल यू प्रूव दैट देयर वाज नो कंसेंट, बिकॉज बाय डिफॉल्ट मैरिज के बाद बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, मैरिज इज अ कंसेंट फॉर सेक्स, है ना, दैट इज अ कंसेंट फॉर सेक्स, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि सपोज करो कि कल को विमेन बोल रही है कि I had not given any consent, but for that one particular time, how will she or how will he prove that he is innocent and how will she prove that he is guilty, and for one moment how can you say that this time the consent was not given or not। so this proving is very much difficult in the court, बहुत ज़्यादा difficult होगी proving in the courts, ठीक है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक इशू जो women sides का है ये है कि women should have that right also, है ना, women should have that right also on their body, women should have the right to say no, that is another issue, that is another ethical dimension to this issue, है ना। तो I'm just telling you what the courts have said, है ना, I'm just telling you what the court has said। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोर्ट्स के सामने सवाल यही है, is there inherent consent if someone is married, is there a inherent consent if someone is married। the courts have also raised the same question। कोर्ट्स ने कहा है कि is there a inherent consent if someone is married, then last देखो लिखा है, देखो last लिखा है, could someone be charged with attempted rape under section 511 of IPC if the victim is their wife in a relation where there is already a sexual relationship। since husband and marriage is a relationship where there is already a sexual relationship, how would evidence of an attempt be considered। किस तरीके से आप evidence लेंगे और किस तरीके से उसको consider करेंगे, that will be very much difficult, है ना। तो in a relationship where there is already sexual relationship, how can you prove that there was attempted rape and the women had not given consent for that time, है ना। तो कई बार ऐसा हो सकता है and that could be very difficult to prove in the courts, and these are all the arguments that have been given and I'm just told you that।
आगे मूव करते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड वेटलैंड डे था। कब था वर्ल्ड वेटलैंड डे? ये 2 फरवरी, 2 फरवरी, यानी कल था आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो इसको आप याद रखिएगा। वैसे आपको रामसर कन्वेंशन के बारे में पता होगा। 1971 में रामसर एक ईरान में साइट है, ईरान में एक जगह है रामसर, जहां पर ये वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए आपका कन्वेंशन हुआ था। आज वेटलैंड्स में देखा होगा आप लोगों ने कि इंडिया की 47 साइट्स हैं जो कि वेटलैंड में है ना। मैंने रिवीजन सीरीज में आपको बताया था कि साइट का पूरा साइट्स का नाम ही बताया था, है ना। तो अभी रिसेंटली जैसे हैदरपुर हुई है, तो आपके लिए सवाल चलो मैं दे देता हूं, हैदरपुर वेटलैंड कहां पर लोकेटेड है? दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन टू यू, हैदरपुर वेटलैंड कहां पर है? अगर आप मुझे बता सके तो दैट विल बी वेरी गुड, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई खास न्यूज आइटम नहीं है। एडिटोरियल पेज पर आते हैं। पहला जो एडिटोरियल है वो है इंडिया ब्रिटेन फ्री ट्रेड जो FTA है उसके रिगार्डिंग निगोशिएशंस चल रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया और ब्रिटेन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के निगोशिएशंस चल रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि दोनों कंट्रीज जो बैरियर्स हैं, ट्रेड बैरियर्स, उनको रिमूव कर देती हैं पूरी तरीके से। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिमूव कर देती हैं और फ्रीली कोई कस्टम ड्यूटी नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, इन सब के अलावा वहां पे वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना। अब यहाँ पर जिन्होंने लिखा है, आई थिंक वो ब्रिटिश है, एलेक्स एलिस, उनका ये कहना है कि दोनों लीडर्स का जो एम है वो ये है कि टू डबल द बायलैटरल ट्रेड बाय 2030, 2030 तक जो बायलैटरल ट्रेड है उसको डबल करना है बायलैटरल ट्रेड को बाय 2030। एंड इसके रिगार्डिंग में उन्होंने FTA के निगोशिएशंस जारी हैं, ठीक है ना। और इट्स अ वेरी गुड बिगिनिंग। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि देखो कुछ स्टेप्स ले लें, फॉर एग्जाम्पल अनलॉकिंग द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश एप्पल्स टू इंडिया एंड इनेबलिंग ग्रेटर नंबर ऑफ इंडियन फिशरीज टू एक्सपोर्ट श्रिम्प टू UK। तो UK को हम श्रिम्प देंगे, फिशरीज सेक्टर से देंगे, और वो हमको एप्पल्स देंगे। सो बेसिकली दैट्स अ गुड स्टार्ट, ऐसा ऑथर का कहना है, दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट, ठीक है ना। इसके अलावा अभी रिसेंटली 13 जनवरी 2022 को बहुत बड़ा एक FTA निगोशिएशन होने वाला है वहाँ पे इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, और इट्स अ वेरी बिग टास्क, है ना। सारे निगोशिएशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया और UK को साथ आने के लिए, ठीक है ना। ऑलरेडी आपको पता है कि सिंस UK ने 47 ईयर्स के बाद अपना यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया है, तो दे आर थ्राइविंग ऑन द FTAs ओनली। नाउ दे आर थ्राइविंग ऑन द FTAs विद द लाइक माइंडेड कंट्रीज। तो ब्रिटेन का ये कहना है कि अब हम सिर्फ FTA कर रहे हैं लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ। हमने चूंकि यूरोपियन यूनियन 47 साल के बाद छोड़ दिया था, सो दैट इज द थिंग, दैट ये भी एक रीज़न है कि क्यों वो FTA चाहता है इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बहुत बड़ा मार्केट प्रोवाइड करता है और इंडिया में इतना यूज़र बेस है, इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है कि वो किसी भी कंट्री की किस्मत को चमका सकते हैं ना। नहीं, कोई भी कंट्री मिस नहीं करना चाहती। एंड 47 ईयर्स के बाद यूरोपियन यूनियन को छोड़ा था ब्रिटेन ने। एंड वही उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज टू डाइवर्सिफाई द सप्लाई चेन्स। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिटवीन द टू कंट्रीज टू इंसेंटिवाइज द बायलैटरल ट्रेड। हम और इंटेंसिव तरीके से बायलैटरल ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, और बोथ कंट्रीज कैन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ अफोर्डेबल गुड्स टू द अदर कंट्री, है ना। दोनों कंट्री दूसरी कंट्री को अफोर्डेबल गुड्स प्रोवाइड करेंगी। एंड FTA वुड मार्क अ न्यू वे ऑफ वर्किंग बिटवीन UK and India. It gives a new framework within which the two countries can grow and flourish together, है ना। दोनों कंट्रीज फ्लरिश कर सकती है, दोनों कंट्रीज को बेनिफिट हो सकता है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे को डेवलपमेंट देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब ब्रिटेन को ये नहीं पता कि उन्होंने हमारे साथ कितना नुकसान, हमारा नुकसान तो पूरा उन्होंने ही किया है। क्रिएटिंग जॉब बाय इंक्रीजिंग केपेक्स, तो यहाँ पे बात जो ऑथर ने की है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की। अब आपको पता होगा कि इस बार के जो बजट में सबसे बड़ी चीज जो है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। काफी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने बढ़ाने की बात की है, और वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बढ़ाना 2 चीजों के लिए तो यूजफुल होगा। लिख लो इस चीज को, देख लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने का मतलब कि गवर्नमेंट खुद कैपिटल, मतलब एक तरह से पब्लिक स्पेंडिंग कर रही है। गवर्नमेंट खुद पब्लिक स्पेंडिंग करे, इसका मतलब क्या है? पहला चीज तो वो ग्रोथ को प्रमोट करना चाहती है, ग्रोथ को प्रमोट करना चाहती है, मतलब कि मार्केट में पैसा डाल रही है ना वो, इसका मतलब वो ग्रोथ को प्रमोट करना चाहती है। और क्या चीज को प्रमोट करना चाहती है? वो कंजम्पशन को प्रमोट करना चाहती है, वो कंजम्पशन को प्रमोट करना चाहती है। कंजम्पशन प्रमोट होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी तो इंडिया बढ़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा तीसरा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये पब्लिक स्पेंडिंग को इंक्रीज कर रही है, पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ा रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है ना। और चौथी चीज जो है इससे बेनिफिट होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा। ऑब्वियस बात है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है गवर्नमेंट
एम्प्लॉयमेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, जो कि एक मिसिंग लिंक थी काफ़ी ज़्यादा बड़ी, है ना। अब इसका कुछ कैवियट्स भी हैं। कैवियट्स में क्या होगा, जैसे कि इससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट हमारा इंक्रीज होगा, है ना। जो बोरोइंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब बोरोइंग इंक्रीज होगी तो हमें अपनी डेट टू जीडीपी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, डेट टू जीडीपी हमारा इंक्रीज होगा, है ना। और दैट इज द थिंग विच विल हैपन। तो ऑल दीज थिंग्स आर रिजल्ट ऑफ दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमने बढ़ा तो दिया, लेकिन वी हैव टू टेक अ लॉट ऑफ, मतलब कि बहुत ही हमको प्रिकॉशनरी तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा ऑथर ने कुछ और चीज़ें बोली कि पहली चीज़ कि पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में तो होगा नहीं। ग्रीन फील्ड मतलब कि जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तो लग नहीं रहा है, कुछ चीज़ें तो पुरानी चीज़ों का उसमें पेमेंट में भी चला जाएगा। जैसे कि कुछ चीज़ें जाएंगी, जैसे कि 0.8 लाख करोड़ जाएगा पार्टली टू क्लीन अप द बुक्स ऑफ NHAI एंड BSNL। NHAI और BSNL की जो बुक्स हैं उनको क्लीन करने में चला जाएगा, अकाउंट बुक्स को क्लीन करने में। इसके अलावा एक और चीज़ है कि हमको ये तो दिख रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने काफ़ी पुश किया, लेकिन वहीं पे कहीं ऐसा ना हो कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और जो ये सब चीज़ें वो मिस हो जाए, है ना। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि किस बैलेंस के साथ आप पैसा डिवाइड करते हो हेल्थ, एजुकेशन और जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इनका डिवीज़न सही रखो, ताकि नहीं तो ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा पैसा रोड और रेल बनाने में ही चला जाए और हेल्थ एजुकेशन को बाबा जी का ठुल्लू दिख जाए, है ना। एंड इसके अलावा थर्ड जो है, थ्रस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज रिजल्टेड इन नोटेबली हायर फिस्कल डेफिसिट। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। एंड इसके अलावा लास्ट है कि जो इसमें की है वो एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन विल बी द की इन दिस केस। एग्जीक्यूशन बोले तो मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, जो एग्जीक्यूशनरी विंग है, वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करती है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ना। So that is another thing which is important in this case. I hope you got clarity. आगे मूव करते हैं। Children share in 2022 यूनियन बजट plummets to 11 year low। तो यहाँ पे एक NGO है जिसका नाम है HAQ सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स। HAQ सेंटर फॉर चाइल्ड, उसका ये कहना है कि 11 सालों का सबसे कम बजट एलोकेशन है इस बार चिल्ड्रंस के लिए, है ना। ओवरऑल एब्सोल्यूट टर्म्स में वो आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, एब्सोल्यूट टर्म्स में वो आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। 85,000 करोड़ से 92,000 करोड़ हो गया है। लेकिन अगर आप ओवरऑल बजट का परसेंटेज देखेंगे, बजट के परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, तो लास्ट ईयर ये था ये आपका लास्ट ईयर ये था 2.46% था, 2.46% था। इस बार ये 2.35% रह गया है ना। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल 0.11% का डिक्रीज देखने को मिला है। जो शेयर मिला है इस बार बजट में उसको, वो डिक्रीज देखने को मिला है ना। तो दैट इज द थिंग विच वाज सेड। इसके अलावा जो एलोकेशन है चाइल्ड हेल्थ के लिए, चाइल्ड हेल्थ का जो एलोकेशन है वो तो ड्रॉप हुआ है, एब्सोल्यूट टर्म्स में भी वो ड्रॉप हुआ है ना। तो दैट इज द थिंग कि जो चाइल्ड हेल्थ के लिए जो एलोकेशन था वो डिक्रीज हुआ है। दैट वाज अनदर थिंग। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है कि इन्होंने ऑथर ने कहा कि आपने वन क्लास वन टीवी चैनल बोल तो दिया कि 1 क्लास 1 टीवी चैनल रहेगा और 12 से बढ़ा करके 200 टीवी चैनल्स करेंगे, लेकिन टीवी चैनल वाली स्ट्रेटजी जो है पढ़ाई के लिए वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है नहीं। उसके लिए पहले हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि कितना ज़्यादा वहाँ पे डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल लिटरेसी की कमी है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है। तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे कही कि ये वैलिड मेथड है ही नहीं और आप इसी पे हार्प कर रहे हो कि भैया यही करना है, हमको ये करना है, वो करना है ना। तो दैट वाज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिसको हमको डिस्कस करना है। और यहाँ पे इंडिया और एग्जिम बैंक ने, इंडिया के एग्जिम बैंक ने और श्रीलंका ने, याद रखें सॉरी, इंडिया के एग्जिम बैंक ने और श्रीलंका ने बेसिकली एक $500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है ना। तो इंडिया जो है एग्जिम जो है वो श्रीलंका को लोन दे रहा है, लाइन ऑफ क्रेडिट $500 मिलियन की, याद रखिएगा $500 मिलियन की, जो कि श्रीलंका को हेल्प करेगी टू कोप अप विद इट्स फ्यूल शॉर्टेज, है ना। इसका जो फ्यूल शॉर्टेज हुआ है उससे मदद करेगी, उसको उससे बचाएगी, ठीक है ना। कुछ फैक्ट्स मैं आपको एग्जिम बैंक के बारे में बता दूं। एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल उसके अंतर्गत आता है। एंड एक एक्ट था एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981, याद रखिएगा। देयर इज अ प्रॉपर एक्ट इन इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981, और ये स्टैब्लिश हुआ था फिर 1982 में, ठीक है ना। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1982 में
इस्टेब्लिश हुआ था, और ये इस्टेब्लिश हुआ था फॉर दिस पर्पज़ ओनली, कि इसका पर्पज़ यही था कि जो एक्सपोर्ट रिलेटेड है उनको, उन एक्सपोर्ट का ये सब है, उनको क्रेडिट मिलती रहे, उनको पैसा दे सकेंगे, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड याद रखिएगा इस चीज़ को। एंड इसके अलावा अभी इस समय लाइन ऑफ क्रेडिट उन्होंने जैसा किया है, तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका बस याद रखिए हेड ऑफिस मुंबई में है, और ये 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था, एक्ट 1981 में आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे फैक्ट्स। आगे मूव करते हैं ग्रेटर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ग्रेटर कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे बॉन्ड का बस बॉन्ड का मैं 2 रिलेशन जो आपको बता रहा हूँ वो जरूर नोट कर लेना मेरे भाइयों। बॉन्ड और बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड रुपी, बॉन्ड वैल्यू, इसका एक रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे बॉन्ड की प्राइस ऊपर जाती है, एज द बॉन्ड प्राइस गोज अप द यील्ड फॉल्स। ये एक रूल ऑफ थंब की तरह इसको नोट कर, जैसे फैराडे प्रिंसिपल, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम नोट करते हैं ना, तो वैसे एक लॉ नोट कर लो, लॉ ऑफ बॉन्ड्स। पहला लॉ है, एज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड गोज अप द यील्ड ऑफ द बॉन्ड डिक्रीजेस, एंड एज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड गोज डाउन द यील्ड गोज अप। पहला लॉ। दूसरा लॉ है, व्हेन द इंटरेस्ट रेट आर लो बॉन्ड प्राइस इंक्रीजेस। अगर इंटरेस्ट लो है बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होंगे, दैट इज द थिंग अनदर, है ना। ये फिर रिलेशन तो आपको पता है ना कि बॉन्ड अगर प्राइस लो है तो अगर इंटरेस्ट लो है तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, और अगर बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो यील्ड घटेगी। इसका मतलब है जब इंटरेस्ट घटेगा तो यील्ड घटेगी, जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो यील्ड बढ़ेगी। सिंपल हो गया ना। तो ये रिलेशन 2 मैंने जो रूल ऑफ थंब बता दिए, इनको नोट कर लेना। इसी पे क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा तो इसी से पूछेगा, है ना। एल्यूमिनियम सेक्टर का कहना है कि भैया कोल स्टॉक बहुत ज़्यादा क्रिटिकली लो है, इसको लगभग 25 to 30 रेक्स पर डे चाहिए, लेकिन वो उतना अवेलेबल हो नहीं पा रहा है, क्रिटिकली लो कंडीशन पे है जो कोल इन इंडिया है। सो दैट वाज सेट बाय दिस। तो ये तो खैर इतनी बड़ी नहीं है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आपसे। लास्ट एथनोसेंट्रिज्म की बात कर लेते हैं। एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है? एथनोसेंट्रिज्म ब्रॉडली रिफर्स टू एथनिक सेल्फ सेंटर्डनेस एंड सेल्फ इंपॉर्टेंस। जब हम एथनिकली सेल्फ सेंटर्डनेस या एथनिकली सेल्फ इंपॉर्टेंस को शोकेस करते हैं तो वो एथनोसेंट्रिज्म कहलाता है ना। अब ये ऐसा एटीट्यूड है जिससे इंडिविजुअल को ये लगने लगता है, दिस इज द एटीट्यूड बिकॉज ऑफ विच द इंडिविजुअल बिलीव्स दैट देयर ओन कल्चर और देयर ओन वे ऑफ लाइफ इज द करेक्ट वे ऑफ लिविंग। उनको ये लगने लगता है कि जो उनका खुद का कल्चर है और जो उनका खुद का वे ऑफ लिविंग है, दैट इज द करेक्ट वे ऑफ लिविंग, एंड इट कुड रिजल्ट इन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स अदर कल्चर्स। एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है? एथनोसेंट्रिज्म मतलब कि जो इंडिविजुअल है, ही स्टार्ट्स थिंकिंग दैट माई ओन वे ऑफ लिविंग इज द बेस्ट वे ऑफ लिविंग। जो मेरी रेस है, जो मेरी एथनिक आइडेंटिटी है, दैट इज द बेस्ट एथनिक आइडेंटिटी, एंड देयर फोर द इंडिविजुअल बिकम्स हॉस्टाइल टुवर्ड्स अदर कल्चर्स, टुवर्ड्स अदर एथनिक क्लासेस, है ना। एंड देयर इज अ टेंडेंसी टू व्यू वंस ओन ग्रुप, दैट इज अपना ग्रुप जो है वो सुपीरियर है, एंड अदर्स ग्रुप इज द आउट ग्रुप। अपना ग्रुप इन ग्रुप है, द अदर ग्रुप इज आउट ग्रुप, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। इसका जो स्टार्ट है, बेसिकली इसका स्टार्ट, पहले देखो इसको माना जाता था कि ये एक एंथ्रोपोलॉजी की एक थ्योरी है, लेकिन बाद में ये अदर सब्जेक्ट्स जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब से भी जुड़ गई है फिर, है ना। इन सबको इम्पैक्ट करती है। ऑब्वियस सी बात है, आप मान लो दुकान जा रहे हो, आप देख रहे हो कि आप किसी एक पर्टिकुलर एथनिक कम्युनिटी या किसी एक एथनिक ग्रुप से आप सामान ही नहीं खरीद रहे हो, तो ये सारी चीज़ें भी तो एथनोसेंट्रिज्म में ही आ रहे हैं ना। इसके अलावा इट वाज एंथ्रोपोलॉजिस्ट विलियम समनर हु इज द फर्स्ट सेट टू हैव कॉइन्ड द टर्म इन 1906 इन द बुक फोकवेज, and also used the concept in group and out group. याद रखेगा, anthropologist William Sumner was the first who have said to have coined the term in 1906 in his book Folkways नाम की किताब में, and also used the concept in group and out group. However, it was the geologist and anthropologist William John McGee who is said to have used the term in the print, first time used the term in the print media by William John McGee. याद रखेगा, William John McGee was the first to use the term in the प्रिंट मीडिया, लेकिन पहली बार यूज किसने किया था? विलियम समनर ने कॉइन किया था टर्म को, एंड विलियम जॉन मैगी ने इसको प्रिंट में पहली बार यूज किया था। इसी के साथ डोनाल्ड टी कैंपबेल है, ही इज अ सोशल साइकोलॉजिस्ट, ही आर्ग्यूड दैट एंथ्रोसेंट्रिज्म इज अ सेट ऑफ 23 कैरेक्टरिस्टिक्स। इनका कहना है कि एंथ्रोसेंट्रिज्म जो है, इट्स अ ग्रुप ऑफ 23 कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें 9 ऑफ विच आर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ परसीव्ड इन ग्रुप, है ना,
जिसमें कि वर्च्यू मॉरल से आता है। 14 आर निगेटिव एटीट्यूड आउटवर्ड्स टुवर्ड्स अ परसीव्ड आउट ग्रुप। तो एक आउट ग्रुप के खिलाफ 14 निगेटिव एटीट्यूड्स और अपने इन ग्रुप के लिए 9 पॉजिटिव ग्रुप्स का मिक्सचर होता है आपका एथनोसेंट्रिज्म, ऐसा डोनाल्ड टी कैंपबेल का कहना है। तो दिस वाज अ वेरी स्मॉल बट वेरी फ्रूटफुल डिबेट ऑन दैट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एक बार रिवाइज कर देता हूँ हम क्या क्या पढ़े। हमने एंथ्रोसेंट्रिज्म के बारे में जाना, डोनाल्ड कैंपबेल, विलियम समनर के बारे में जाना, एंड फिर हमने देखा कि बॉन्ड और बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड प्राइस का क्या रिलेशन है। एग्जिम बैंक के बारे में हमने जाना, और इसके साथ साथ हमने वी स्टडीड अबाउट द चिल्ड्रन शेयर इन द बजट ऑफ 2022, किस तरीके से बजट का शेयर है। फिर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर, उससे होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में जाना। इंडिया ब्रिटेन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हमने बात की। इसके साथ साथ वर्ल्ड वेटलैंड डे की हमने बात की जो कल था। एंड मैरिटल रेप पे काफ़ी अच्छा डिस्कशन, हमने पूरा डिस्कशन ही किया जिसमें जो जो पॉइंट्स थे कोर्ट्स के सामने वो सब देखे। फिर हमने देखा कि किस तरीके से पीएम डिवाइन स्कीम है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। देन हमने लास्ट में देखा कि देश स्टैक पोर्टल क्या होता है, जिसमें ऑनलाइन किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट, अप स्किलिंग, रीस्किलिंग होगी। एंड लास्ट हमने नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन के बारे में जाना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।